आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स में। मेरा नाम है शांतनु और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा तैयारियों में जुटे होंगे। धीरे धीरे हर साल अपनी नई करवट बदलता है और धीरे से पता भी नहीं चलता है कि वो साल कब बीत गया। हमारी योजनाएं, हमारी उम्मीदें रखी रह जाती हैं और हम शायद बहुत बार कोशिश करके भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे की बड़ी सारी कहानी है। बड़ी सारी कहानी का मतलब अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ गाइडेंस की बात कर लें कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि हम ठीक ढंग से चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते अपने करियर में और उसका रिजल्ट निकलता है कि हम चाह के भी एक अच्छा रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं मिल पाता हमको। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए आपको प्रॉपर बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है इसका रोल काफी लास्ट में पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये रोल आप नहीं समझे तो आप जिस चीज के लिए पूरे साल भर मेहनत करते हैं वो सब वेस्ट हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग एग्जाम में इंटरव्यू टिप्स की। इंटरव्यू के बारे में आपको कहीं भी सही से कोई रणनीति या स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा और मुझे लगता है कि जिन बच्चों का मेंस क्वालिफाई हो जाता है फिर वो यूट्यूब पे ढूंढते फिरते रहते हैं कि कोई उनको गाइड कर दे, कहीं कोई सजेशन दे दे, है ना। तो उसके बाद फिर वो सही ढंग से चीजों को अप्लाई कर पाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कोई भी चीज किसी भी तरीके से आप प्रॉपर मैनर में सीखते हैं, प्रॉपर मैनर में जानने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में होता है। जनरली इंटरव्यू का जो रोल रहता है वो मेंस के बाद होता है और मेंस में आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो ही आपका इंटरव्यू का नंबर आता है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब आप वेल मैच्योर्ड हैं, आपने एग्जाम मेंस क्लियर किया हुआ है और आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं। और शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा की तरफ पढ़ रहे हैं और ये पड़ाव अगर आपने पार किया तो आप वो हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप शायद पूरे टाइम से मेहनत कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वो डर खत्म करने की कोशिश करूंगा, मैं वो विश्वास आपको दिलाऊंगा कि हाँ आप ही हैं जो ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू का माहौल क्या होता है, और मैं बताऊं कितना भी अच्छा बच्चा होगा, कितना भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा होगा, रिटर्न निकालना फिर भी एक स्टेप आसान है कंपेयर टू इंटरव्यू। क्योंकि शायद आप इंटरव्यू रेगुलर नहीं देते हैं, आप उसके फैमिलियर नहीं होते हैं, और कोई भी चीज जिसके आप फैमिलियर नहीं है तो वो चीज आप ये बिलीव करके देखना, ये मान करके देखना, आप वहां पर एक डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ दिमाग में लेके जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आई फील दैट पेन एंड आई फेल्ट एग्जैक्टली ऑन दैट टाइम कि जब मेरा दौर था तो मैं जब इंटरव्यूज में डिस्क्वालीफाई हुआ तो मैंने वो दर्द महसूस किया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे आके अंतिम पड़ाव से हम गिर गए। ये बिल्कुल उसी जैसा है जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे आके सांप काटता है, सीधे आप नीचे आ जाते हैं। बड़ा कह सकते हैं डिसहार्टन होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि वहां से फिर से शुरुआत करना, फिर से प्री और मेंस पढ़ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ये बच्चे वहां टूट जाते हैं, कई बच्चे अपनी प्रिपरेशन वहीं छोड़ देते हैं, कई लोग रास्ता ही बदल देते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना जो कह सकते हैं टारगेट है वही अपना डिसाइड जो किया था उन्होंने उसको छोड़ के दूसरे टारगेट में लग जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, तो इसको आप पूरा देखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस ढंग से आप अपने आप को तैयार करके जाएंगे। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में आपको एग्जामिनर कभी भी आपका नॉलेज चेक नहीं करता। वो ये नहीं चेक करता कि आप कितने स्किल्ड हैं, कितने अच्छे आपके पास नॉलेज है, कितना आप आंसर दे देते हैं। वो बस आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। वो चेक करता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बाकियों से आपको आगे करती है और फिर आप सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनरली आप पीओ में इंटरव्यू होता है तो पीओ क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप जॉब करेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिसीजन लेने पड़ेंगे हर एक स्टेज पे, हर एक तरीके से। और जब आप उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में अपने आप को रखेंगे तो वहां पर आप कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जिससे इसका इंपैक्ट आपके करियर ग्रोथ पे या बाकी चीजों पे पड़े। तो बड़ा सोच समझ के यहाँ पे चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती है। शायद इसीलिए इंटरव्यू रखा जाता है कि इंटरेक्शन, कि आपके अंदर क्या वो कॉन्फिडेंस है, क्या वो काबिलियत है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इंटरव्यूअर का सिर्फ यही उद्देश्य होता है
कई बार मैंने इंटरव्यूअर्स से भी बात करी है जो ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो उनका ये कहना होता था कि मैं बहुत बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है। मैं उससे जो भी प्रश्न पूछूंगा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे पूछूंगा, जो मैंने काम किया इतने साल बैंक में उससे पूछूंगा मैं। लेकिन बच्चा जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ के आता है, वो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से चीजों को बता पाता है। बहुत ऐसे स्टेजेस भी होते हैं जहां पे हम भी कंफर्म नहीं होते हैं कि इसका आंसर क्या यही था, लेकिन जिस तरीके से वो रिप्लाई करता है वो एक अलग कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दे देता है। तो यही कहानी होती है सर इंटरव्यू की, और इस कहानी से आपको गुजरना पड़ता है। जनरली 3-4 का पैनल होता है, माफी चाहूंगा 3-4 के इस पैनल में आपको सबसे बेसिक चीज जो समझनी है, जब आप एंट्री लेते वक्त आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप अपने आप को कैसे दिखाते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा अंदर जाता है ना, किसमें, इंटरव्यू रूम में, तो जब वो अंदर नॉक करके अंदर पहुंचेगा तो उसको पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार सारे लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे रूप रंग, आपकी शक्ल, शरीर की बनावट, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका शरीर बहुत मोटा है या आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब बिल्कुल नहीं होता, वहां इसका कोई रोल ही नहीं होता। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, वो एटिकेट वो देखना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये बच्चे के अंदर प्रोफेशनलिज्म है। कुछ भी नहीं पहन के आ गया है कि पता चला कि नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लिया है ना, या फिर ब्लेजर पहना, टाई इधर नॉट जा रही है, अगर टाई उसने पहन रखी है तो बाल सही से नहीं झाड़े हुए हैं, बियर्ड अच्छे से नहीं सेट है। तो ये सब बेसिक चीजें जो होती है। लड़कियों में अगर बात करें तो कुछ भी पहन के आ गई हैं या जीन्स वीन्स पहन के चली गई इंटरव्यू देने। हालांकि बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता है। तो ड्रेसिंग सेंस बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप बैठते किस तरीके से हैं, आप किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जब आप एंट्री लेके अंदर जाते हैं, जब आप अंदर जाए तो वहां पे जब तक आपसे बैठने को ना कहा जाए आप मत बैठिए। वो आप वहां पे खड़े होके ही वहां पे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम आप बोल सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर कोई महिला सदस्य आपके पैनल में बैठी है तो सबसे पहले आप उनको गुड मॉर्निंग बोलिए। तो वो जरा सा कह सकते हैं कि एटिकेट को दिखाता है आपके। तो महिला सदस्य तुमको आप गुड मॉर्निंग मैम बोलिए, गुड मॉर्निंग सर। इंडिविजुअली आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं वहां पे। उसके बाद वो खुद ही कहेंगे कि बैठिए तो आप वहां बैठिए। उसके बाद बैठने का जो आपका पोस्चर होगा, मैं आगे बात करूंगा उस पर, वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से बैठता है। वो बैठने की जो क्षमता होती है या बैठने का जो आपका तरीका होता है वो बहुत कुछ दर्शा देता है। कभी कभी तो पैनल में एक साइकेट्रिस्ट भी बैठता है जो आपको पूरी तरीके से देखता रहता है। वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो बता देगा कि आप किस स्टेज पे हैं। और सभी इंटरव्यूअर को पता होता है कि इस बच्चे के अंदर डर होगा, तो उस चीज को बहुत रिलैक्स करते हैं, आपको बहुत नॉर्मल करते हैं। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आया बात? अभी रिसेंटली एक बच्चे से मेरी बात हुई थी जो ऑलरेडी ग्रामीण बैंक में सेलेक्टेड है, और उसने कहा था सर मैं ना बहुत डरा हुआ था। उस बच्चे का इंटरव्यू जाने से पहले मैंने इंटरव्यू लिया था और मुझे बड़ा डर लग रहा था इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से डर के रिप्लाई कर रहा था, चीजें गलत बता रहा था। मैं उसको ये बोला कि बेटा रिलैक्स रहना, क्योंकि तुम जो बता रहे हो ना डर के मारे गलत कर रहे हो। और मुझे उम्मीद थी कि इस बार उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब इंटरव्यू में बैठा, मतलब पैनल के सामने है, तो पैनल ने उससे क्वेश्चन के नाम पे क्या पूछा, यही कहा कि तुम बताओ हम तुमसे क्या पूछें, तुम ही बता दो कि हम तुमसे क्या पूछें। उसके बाद उसने बताया जो कि सर हमसे ये पूछ लीजिए। तुमने कहा चलो बताओ उसके बारे में, उसने बता दिया। तो थोड़ा सा ये चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम एक एक करके थोड़ा जानेंगे कि क्या है इंटरव्यू के लिए हमारी असली रणनीति, किस तरीके से इंटरव्यू को हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब बैंकिंग नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो जनरली इंटरव्यूअर वो होता है, वो जाहिर सी बात है आप जिस फील्ड के लिए आए हो उस फील्ड के बारे में आपसे पूछना चाहेगा। आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो रेज्यूमे होता है, आपका सीवी जो होता है, उसको बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। आपके सीवी का बहुत, बायोडेटा का आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप वहां पे कोई चीज फेक मत लिखिएगा या आपको लिख दिया कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, हॉबी में लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट। वो आपसे अगर पूछ दिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के तो फंस जाओगे। तो जो भी है बी जेन्युइन, जो रहे एकदम सच बोलो, झूठ की गुंजाइश मत रखना, बटरिंग मत करना, कुछ भी आर्टिफिशियल रिप्लाई मत करना कि यार आपने अच्छे दिखने के लिए हाथ में बोल दिया। ठीक है ना, यहां देखिए आपसे किन किन चीजों पे यहाँ पे बात होती है। द इंटरव्यू सक्सेस ट्राइड की बात मैं अगर करूंगा तो यहाँ पे रिसर्च आपको किन किन चीजों पे करना है, किन किन चीजों पे आपको रिसर्च करके इंटरव्यू देने जाना है। आप किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको रिसर्च करना है। जैसे आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप बैंकिंग के बारे में आप क्या करेंगे दोस्तों, रिसर्च करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करना है
बैंकिंग के बारे में, और ध्यान रखिएगा स्पेशली बैंक में भी जिस बैंक का आपको इंटरव्यू देना है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आइएगा कि उस बैंक का इतिहास क्या रहा है, रिसेंट कोई न्यूज तो नहीं है उसके बारे में, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका CRR क्या है, रेपो रेट, मतलब देखा जाए तो बैंकों का रेपो रेट, CRR, और ये क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में पता ना, बेसिक चीज आपका क्या होता है, NDTL क्या होता है, तो मतलब बेसिक चीजें जो होती हैं थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है ना। कोई फाइनेंशियल न्यूज जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चल रही है ना, शेयर मार्केट भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, फाइनेंशियल न्यूज भी जरा पढ़ के आइएगा, उसमें बैंकों का कोई रूल अगर है कुछ भी है तो पढ़ लेना, और अपने रेज्यूम को बहुत अच्छे से देखना। जो आपका रेज्यूमे है वो मैंने आपसे बार बार कहा कि आपकी सबसे बड़ी सीढ़ी है, रेज्यूमे आप अपना बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि रेज्यूमे से ही आपके कम से कम वो 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत आराम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और वहां पे आपका अच्छे से ध्यान रखना है, कमांड होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे इन सब चीजों के लिए आप या तो मॉक इंटरव्यूज दीजिए, आपका मॉक इंटरव्यूज कहीं भी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो मेरे टाइम पे करता था, या मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता था कि किसी भी मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और मिरर के सामने खड़े होकर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन को खुद पूछो और उसको रिप्लाई करो। और एक और तरीका कर सकते हो कि आजकल चला हुआ भाई सेल्फी स्टिक है, या फोन को कहीं पे रखो, फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, और उसके बाद अपने आंसर्स दो, और उस वीडियो को ध्यान से देखो कि तुम कहां गलत हो रहे हो। तो ये चीजें जो है आजकल बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना कि जब भी आप कोई बात कहोगे तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, अपनी प्रेजेंस और यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे ध्यान रखना होगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सबसे जरूरी चीज होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ बच्चे इंटरव्यू देते समय क्या करेंगे पता है, हाथ वाथ ऐसे हिलाएंगे कि हाँ सर ये चीज ऐसे वैसे। ये हाथ हिलाना जो होता है बड़ा ही गलत जेस्चर माना जाता है। आप बहुत स्थिर ढंग से एक हल्की स्माइल के साथ, फेक नहीं रियल स्माइल के साथ आंसर दीजिए। और मेरा तो सजेशन है कि कोई प्रश्न अगर नहीं बनता तो उनको बड़े प्यार से कहिए कि सर सॉरी मैंने पढ़ा था लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। बड़े प्यार से बड़े आराम से बोलो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका ईगो हर्ट नहीं होता है कि अच्छा कैसे नहीं बता सकता। अब यहाँ तुम अपना ईगो हर्ट मत करने लग जाना कि अभी हाँ सर हाँ ये वो ऐसे वैसे, भली गलत। वो कह रहे कंफर्म, हाँ सर कंफर्म है बेटा, सोच लो कंफर्म। अरे सर 200% कंफर्म है। ये सब जबरदस्ती मत करना। नहीं आता सर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, आई एम सॉरी। हाँ आप थोड़ा और यहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकते हैं सर, थोड़ा सा मुझे अगर आप गाइड करें इसके बारे में तो मुझे भी अच्छा लगेगा सर। तो ये चीज उनको भी अच्छी लगती है कि हाँ बच्चे के अंदर वो उत्सुकता है, वो जागरूकता है, वो जान सकता है। लेकिन आप हर बार नहीं कह सकते हर क्वेश्चन के लिए सर इसके बारे में जरा बता दीजिए, सर आप बता दीजिए। वो कहेंगे सर तुम क्या पढ़ के आए हो। तो आपको ध्यान रखना है, बीच में एक आध बार किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सच में वो क्वेश्चन जेन्युइन, तो आप बोले लास्ट में कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता, आई एम सॉरी मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। और उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ गाइड कर सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी बेसिक के फॉर्म में। आगे देखते हैं जरा सा। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे कि जिस भी एग्जाम को आप या जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हो, जिस भी बैंकिंग के इंटरव्यू में जा रहे हो, भाई साहब उस बैंक को टारगेट करके क्वेश्चन आपको मिलता है, जबरदस्त मिलता है। उस बैंक को टारगेट करके क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। जैसे आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ के जाइए, ट्रैक डाउन द बैंक हिस्ट्री, उस बैंक के इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़िए, है ना। यहाँ पे मेमोराइज कोर सर्विस प्रोवाइडेड, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चेक करेंट कैपिटल साइज एंड मार्केट पोजीशन की, भाई उस बैंक का करेंट कैपिटल साइज क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है, आपको गूगल में सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, है ना। रिव्यू मेजर बैंकिंग टर्म्स एसोसिएटेड विद देम, और कोशिश करिए कि उनसे जुड़ी हुई जितने भी बैंकिंग टर्म्स होते हैं, मैंने अभी नाम बताया, NDTL हो गया, CRR हो गया, है ना, इन सब के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उससे थोड़ा सा अच्छा होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछते हैं, तो उसके बारे में अगर पढ़ लीजिए। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम क्या होती है, या बैंकिंग ऑम्बड्समैन होते क्या हैं, कुछ ये बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको रेगुलर लाइफ में आप यूज करते हैं। ठीक है, या मुझे याद है कि मुझसे पूछा गया था कि एज एन कह सकते हैं कि अगर बात करो आप एज अ कस्टमर अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं कि बैंक में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो आप वहां जेन्युइन रिप्लाई कीजिए कि हाँ बीइंग अ कस्टमर अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे मुझे क्या क्या समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं को एज अ एम्प्लॉय आप कैसे टैकल करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। चलिए अब यहाँ पे इसके अलावा देखो ध्यान रखना, ठीक है, कोशिश करना कि जब भी आपसे कोई बात पूछी जाए बहुत कॉन्फिडेंटली आपको रिप्लाई करना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बैंक जिस
एग्जाम के बारे में जा रहे हो पढ़ के, मतलब देने जा रहे हो ये एग्जाम, उसके बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। आपको याद रखना है कि पिछले 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो जरूर पढ़ के जाना है। और इसमें स्पेशली वो तो आप पढ़ के जाते हो, मेंस करते हो तो आप 4-6 महीने का करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो, एक रिवीजन ले लेना। और उसमें भी जो लास्ट के 2 मंथ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। और स्पेशली अगर उसमें कोई बहुत बर्निंग टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी आप देखोगे युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध अगर चल रहा है भाई साहब वहां पे, तो उसका आपको इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है, कुछ भी करंट बर्निंग टॉपिक जो है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पेशली स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक और जो बैंकिंग टर्म्स पे रिलेट करता हो, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आपको मैंने बताया भी है इसमें कि किन किन चीजों पे काम करना है। इंपॉर्टेंट समिट्स कोई अगर हुई है मोदी जी की, है ना, मोदी जी कहीं गए हुए हैं किसी देश में, किसी देश का दौरा किया, उसको अच्छे से पढ़ लेना। वेबल नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। स्पेशली अगर गलती से आपने हॉबी स्पोर्ट्स लिख दिया तो और पढ़ना आपको है। अवार्ड्स वगैरह पढ़ लेना कि भाई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कौन सा अवार्ड है, रिसेंटली कोई अवार्ड अगर दिया गया है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार जांच पर रख लेना, ठीक है। और न्यू अपॉइंटमेंट्स बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको पढ़ लेना, भले ही वो तुम्हारे फील्ड का बैंक ना हो, आईसीआईसीआई बैंक में अपॉइंटमेंट हो तो उसको भी जरा देख लेना। वो ये देखना चाहता है कि तुम कितना अपडेटेड हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है ये तुम्हें नहीं पता तो तुम उनको बड़े प्यार से बड़े सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, समझ में आई बात। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से बनेगी। अच्छा, कोशिश करिएगा कि इन सब से निपटने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कोई न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, उस रेगुलर बेसिस के न्यूज़पेपर में जो आपका फाइनेंशियल न्यूज होती है वो अगर आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल न्यूज जो होती है पढ़ते हैं, तो आप ये सब चीजों का बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आप देखो ना कैसे डिबेट जो होता है न्यूज में, एंकर्स के साथ जो वहां पे स्पेशलिस्ट होते हैं वो कितना अच्छा डिबेट करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। आप जिस फील्ड में रेगुलर बेसिस पे काम करोगे डेफिनेटली वो फील्ड आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो आप रेगुलर पेपर पढ़ने की आदत डालो, न्यूज सुनने की आदत डालो, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। चलो याद रखना एक चीज यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे मैंने अलग से लगवाई है कि न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश में आप प्रेफर करते हो या रेगुलर पढ़ते हो ना तो 21 दिन तक आपको दिक्कत होगी। कहते हैं कि न्यूज़पेपर की आदत अगर इंग्लिश में नहीं है तो 21 डेज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल दौर होंगे। उस 21 डेज में शुरुआती एक हफ्ता तो बहुत मुश्किल होगा, आपको लगेगा नहीं पढ़ना है, तो देख लेंगे जो होगा। आपको 21 डेज ये एक्सरसाइज करनी है कि डेली आप 10 लाइन 20 दिन पढ़ना सीखो। 21 डेज के बाद आप फील करोगे कि शब्द जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वोकैबुलरी रिपीट हो रही, सेंटेंसेस और उसका जो कह सकते हैं इंटेंशन है वो रिपीट हो रहा, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा, फिर आप आदत डाल लोगे इसकी। और ये चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने करके आज बैंक में नौकरी ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा याद रखना कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो आपके खुद के ऊपर वो बात करते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपसे, याद रखना इंटरव्यूअर आपके पास्ट के बारे में पूछता है या आपके पीछे की कहानी कि आप सर 2 साल आपने गैप क्यों लिया, क्यों आपने अभी तक या इस बैंक में छोड़ के आप कहीं एक्स बैंक में छोड़ के या कहीं आ रहे हो, या कोई जॉब छोड़ के आ रहे हो, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो फिर आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, तो वहां पे पैनिक नहीं होना है। आप अपने करंट सिनेरियो को बैंक से जोड़िए कि भाई क्यों इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। तो सर बैंकिंग के इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट कई कारणों से है, क्योंकि हम टेक फील्ड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं और आज के बैंकिंग जो है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है। यहाँ हम सर बहुत शार्प होते हैं, हम टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा डील अच्छे से करते हैं, और आज का जो सिनेरियो ये कहता है कि आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक फॉर्म में, तो उसका सब बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी सीवी के अंदर में अपनी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लिखते हैं तो थोड़ा सा उसको ना अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको चीजें कितनी पता है। आपने लिख दिया कि हम नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल चैंपियन रहा हूं मैं, तुमको वॉलीबॉल का रूल्स ही नहीं पता है, फंस गए वहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपना सीवी मेंटेन करते समय ध्यान रखना 5 से 6 क्वेश्चन तय है कि सीवी से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना कि जब आप अपना सीवी बनाएंगे तो सीवी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको खुद से एक बार पूछेंगे, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आजकल इंटरनेट है, हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है, उस जवाब को रट्टा मार के मत चलेगा ना, उस जवाब को थोड़ा अपने लेवल पे तैयार करना है कि थोड़ा सा वो जेन्युइन लगे, ये ना लगे कि मतलब फेक आप रिप्लाई कर रहे हो। वो पकड़ लेते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना हर चीज का आंसर आपको प्रिपेयर करके रखना होगा।
जब आप कोई चीज प्रिपेयर होके जाते हो और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो वहां पे रिजल्ट आपके फेवर में रहता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके वाक्य कुशलता पे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इसके लिए घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे मिरर के सामने या फैमिली या फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपका इसमें गोल ये होना चाहिए कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करो आप, और कहीं ना कहीं जो माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है। ये सब प्रैक्टिस से आपको ये फायदा मिलता है। आउटकम इसका क्या निकलेगा बेटा, सेल्फ जजमेंट एंड बिल्डिंग बेस लाइन फ्लुएंसी। आपको इसका फायदा ये होगा कि आप कहीं ना कहीं आप खुद को जज कर पाओगे, आप फीडबैक लोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है, उनसे फिर आप इंटरव्यू में वो गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज बहुत अच्छा होता है। अगर आपको रिसेंटली मॉक इंटरव्यूज मिल जाएगा तो आपको एटलीस्ट एक फील आता है कि हाँ भाई कोई मॉक इंटरव्यूज आपके सामने दिख रहा है। और दृष्टि में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कितने पॉपुलर मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो हम आपको आने वाले समय में मॉक इंटरव्यूज की भी तैयारी कराएंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे। तो मॉक इंटरव्यू से आपको कहीं नहीं वो हर चीज मिल जाती है। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, वही बात हो जाएगी कि आप मेन एग्जाम में नहीं जाते, उसके पहले मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो आपको फील आता है कि हाँ भाई परीक्षा वाला ही तो फीलिंग आ रहा। तो जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो उतना पैनिक नहीं करते हो। तो ये मॉक इंटरव्यूज इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये फोटो को आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। कहते हैं कि ये एक तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां से इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। देखो दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना, आया ना। ये 90 डिग्री का एंगल आपको बनता है आपके कह सकते हैं सर से लेके आपके नीज तक, और आपके कमर से लेके आपके पैर तक भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पोस्चर जो है वो सबसे अच्छा पोस्चर माना जाता है। इसमें हाथ को ध्यान से देखो कहां रखना है। आपको दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों हाथ को अपने दोनों पैर पर रखना और रिलैक्स होकर बैठना है। एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स होकर सीधे बैठिए, झुके मत होइए। आप साइड में थोड़ा सा चेयर को आधा यूज मत कीजिए, ऐसा मत करो कि चेयर को आधा यूज करें। आराम से पीछे टिक के बैठ जाओ, दैट्स ओके, ठीक है। बहुत सिंपल है, खुद ही करने के आराम से आप बैठ जाइए, ठीक है। ये पोस्चर होगा, जो आपका सर होगा, कीप इट स्ट्रेट टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। आपको ध्यान रखना है इंटरव्यूअर की तरफ देखना। जो भी आपसे प्रश्न पूछे उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, आप उनको बहुत अटेंशन दीजिए कि सामने वाला आपसे एकदम इंप्रेस हो जाए कि हाँ भाई सामने वाले मेरी बात को सुन रहा है, ठीक है। फेस ग्रीट देम विद अ कॉन्फिडेंट नेचर स्माइल। मैंने क्या बोला, जब आप उनसे बात कर रहे तो एक स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, आप उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, आप उनकी बात को प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा आपका जेस्चर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो जेस्चर है ना आपका बैठने का तरीका, ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। हाथ के बारे में बोला गया, यूज नेचुरल हैंड्स जेस्चर व्हाइल एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट। जब आप कुछ बात बताते हैं तो जबरदस्ती हाथ वाथ मत करिए, नॉर्मल जैसे आपके हाथ आते हैं वैसे लीजिए, और ये अच्छा लगता है। आंखों का ध्यान रखना है कि जब आप किसी से कोई बता रहे हैं, जिससे भी आप बोल रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, जिसने क्वेश्चन पूछा उनको ध्यान से देखिए। अपार्ट फ्रॉम हिम और हर, आप जो बगल में दो लोग बैठे हैं उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको भी देखिए, उनको भी ऐसा लगे कि वो भी आप उनको भी बताना चाह रहे हैं, कि उनको भी लगेगा कि यार हमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ अच्छे जेस्चर्स में से एक माना जाता है। बाकी कोई बहुत अलग सा वहां कुछ नहीं होगा। हम जितना सोचते हैं वो बहुत रिलैक्स करके लोग इंटरव्यू देते हैं या आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो चीजें नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है, your marks in mains, highly confident interview performance can still secure your financial provisional allotment। हमेशा ये बात कहा जाता है कि आपका जो इंटरव्यू निकलेगा नहीं निकलेगा आपके मेंस में डिसाइड हो जाता है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा गया, मेंस के रिजल्ट्स आपको पता नहीं चलते, मार्क्स नहीं पता चलते, सॉरी मार्क्स आपको नहीं बताए जाते, क्योंकि अगर आपके मार्क्स पता चल जाएंगे तो पिक्चर खत्म हो जाएगी। और याद रखना जो 80-20 का रेशियो होता है, 80% आपका मीन्स और 20% आपका इंटरव्यू होता है। इस 20% में आपको जो ध्यान देना है, आपका 80% की वैल्यू ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें आपको इनके मार्क्स दोनों के जोड़ के ओवरऑल मेरिट बनती है। तो अगर आपके इंटरव्यू में कम नंबर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में अच्छे नंबर होने चाहिए। और आपको लग रहा है कि मेंस आपका ओके गया है, तो भैया आपको इंटरव्यू में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, अब जाके चांसेस बनते हैं। तो इसलिए मेंस की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, आगे मैं आपको कुछ फ्रिक्वेंट 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आजकल एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, तो उनको पढ़ लेना, मतलब उनको आप अपनी भाषा में तैयार कर लेना कि किस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं। गूगल पे, चैट जीपीटी पे आप लोग जहां भी यूज करते हैं देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको
अच्छे से तैयार करके जाने। पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ध्यान रखिएगा ये आपके पर्सनल बिहेवियर के बारे में बात होगी, अपने बारे में कुछ बताइए। तो वहां आप अपना इंट्रोड्यूसन यहाँ पे अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते वक्त ध्यान रखिएगा अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपके घर में आपके पापा मम्मी है तो पापा है, पापा ये करते हैं, मम्मी है तो ये है, और उसके बाद अलावा आपका क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में कौन है उनके नाम बता दो, भाई है नहीं सिर्फ मम्मी पापा, पापा क्या करते हैं वो बता सकते हैं, मम्मी क्या करते हैं वो बता सकते हैं, एंड आपका क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। लगी तो हॉबी वगैरह बता देना, बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बायोडेटा रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन है कि अपने आप को आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं। तब जाहिर सी बात है जिस भी पद पे होंगे आप यही बोलिए उनको कि सर आने वाले 5 साल में हम अपने आप को एज अ मैनेजर देखते हैं, या फिर हम मैनेजमेंट फॉर्म में अपने आप को और आगे की तरफ जाते हुए देखना पसंद करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे जवाब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी, ये मत कहना कि सर खाते बहुत हैं, सोते बहुत हैं, सर लड़ते बहुत हैं। आप कुछ ऐसा जवाब दोगे जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपके करियर के रिस्पेक्ट में। जैसे आपकी वीकनेस आप कह सकते हो, यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वीकनेस ज्यादा पूछी जाती है। आप ये कहना है सर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है मेरी जिद। जिद इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे कोई टास्क मिलता है तो उस टास्क को अगर मैं कंप्लीट ना कर लूं तो मैं बिल्कुल चैन से नहीं रहता सर, मैं पूरी जान लगा देता हूं। मुझे लगता है कि वो टास्क मुझे कंप्लीट करके देना है, और ये जिद काम के प्रति शायद मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये लग बड़ा वीकनेस सर है, लेकिन सर सोचो जरा सा, ये उनके लिए क्या है, स्ट्रेंथ है। ये तो बड़ा अच्छा वाला क्या है, इसकी जो वीकनेस है वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो कुछ ऐसा जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है सर, टीम वर्क में बिलीव रखता हूँ सर, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी करूं एज अ टीम के साथ उस चीज को करूं। और हमेशा सर सीखने की मेरी जो छंद वो है, लर्निंग मेरा एक सबसे बड़ा हथियार है, मैं हमेशा चीजों को सीखना पसंद करता हूं। तो बहुत अच्छे अच्छे आपके रिस्पॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये आप अच्छे से तैयार करके जाना, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट जो आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हुआ है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर सामने वाले ने तुमसे इंटरव्यू में इंग्लिश में प्रश्न पूछा है और तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहीं आप कह दो तुरंत रोके कि सॉरी सर, क्या विद ऑल योर परमिशन क्या मैं इस चीज को आपके कह सकता हूं कि हिंदी में इसका जवाब मैं दे सकता हूं। वो खुद ही कहेंगे हाँ ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में दीजिए तो आप हिंदी में रिप्लाई कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो जबरदस्ती अंग्रेजी मत बोलने लग जाना। इसके अलावा जो यहाँ पे बोला गया है कि हाउ यू हैंडल अ डिफिकल्ट कस्टमर, ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि कोई जिद्दी और डिफिकल्ट कस्टमर आ गया तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, सोच लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ बैंक, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मैंने कहा था ना बहुत ट्रेंडिंग में एग्जाम में आता है, आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। What are some common banking terms? How do bank make profit? ये आपको पूछा जाता है कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, टर्म्स इनके कुछ पूछ सकते हैं। What is the difference between saving account and current account? ये तो ट्रेंडिंग अलग में हर आदमी पूछता है, सेविंग और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आपको अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि बैंक के बारे में बताइए क्या होता है बैंक। तो बैंक की बड़ी सुंदर सी परिभाषा आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप इंटरव्यू देने जाएं उसके पहले जरा ये कुछ चेक पॉइंट्स इनको आप चेक कर लीजिएगा कि इस चेक पॉइंट्स को आप पूरी तरीके से चेक करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चेक पॉइंट्स में क्या क्या देखिए यहाँ पे, आई हैव रिव्यूड द बैंक हिस्ट्री कैपिटल एंड सर्विसेज, आपने पढ़ लिया है, चेक। दूसरा, आई एम अप टू डेट ऑन द लास्ट 6 months फाइनेंशियल न्यूज लास्ट 6 महीने के उस पर आप अप टू डेट हैं। I have cross questioned every bullet on my application, आपके जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप तैयार करके जा रहे हैं। I have researched the 10 most asked question, जो आपको मैंने बताया उनके बारे में बात हो रही है। I am ready to sit straight, smile and speak with my hands, आपका जेस्चर। कपड़े की बात अगर मैं करूंगा तो कपड़ा आप नॉर्मल फॉर्मल से पहन के जाएं, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर लड़का है तो बेल्ट और शूज का कलर एक ही हो, इवन घड़ी भी आप कुछ भी लाल पीली ना पहने, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन फिर भी घड़ी अगर आप चेन वाली घड़ी ना पहन के जो लेदर बेल्ट वाली घड़ी वो पहने, और घड़ी पहन के जाए, जरूर पहन के जाए।
अगर आप ब्लेजर कैरी करते हैं तो टाई वगैरह देखिए, टाई की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नाभि होती है उसके आसपास अगर आप टाई की लेंथ है तो बहुत अच्छा है, आप उसको लेके जा सकते हैं। एंट्री लेते वक्त आपका बटन बंद होगा, बैठते वक्त आप धीरे से अपना बटन खोल सकते हैं, उसके बाद बैठ सकते हैं। जो आपका ब्लेजर है उसका गर्ल में है तो आप सूट प्रेफर करें, साड़ी प्रेफर करें और बहुत ही डिसेंट लुक में रखें। अपने आप को बहुत ओवर मेकअप ना करें, बहुत ओवर ज्वेलरी ना पहनें, इस चीज में ध्यान रखेंगे। और बहुत ही स्मूथ और स्माइल के साथ रिप्लाई करें। बाकी आपका सारा खेल मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। बाकी कुछ और अगर लगता है कि आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में कुछ और अच्छा लेके। ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपका सिलेक्शन हो और ये टिप्स आपके काम आए। जय हिंद।